Okay, so let's start with the second chapter. What is customer service? सर्विस जो भी कस्टमर को प्रोवाइडेड है, दैट इज अ कस्टमर सर्विस. ये पार्ट हम आगे छोड़ देते हैं. ओके, सो क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या क्या है आता है इसमें. क्वालिटी ऑफ सर्विस में क्या क्या होना चाहिए. रिलायबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस सर्विस. यानी अगर आपने बोला है कि कोई आपके शोरूम से कार खरीद रहा है और आपने बोला है कि हम सर्विस बहुत अच्छा देते हैं, तो जब भी वो कार आ रही है तो फिर आपको उसकी सर्विसिंग टाइम पे देनी है. ठीक है, दैट कम्स इन रिलायबिलिटी. और इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होती है एक पर्सन का. फिर दूसरा है, सेकेंड इज रिस्पॉन्सिवनेस. दिस रिफर्स टू विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ सर्विस पर्सनल टू हेल्प कस्टमर्स एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस. प्रॉम्प्ट सर्विस यानी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स यानी जब भी ज़रूरत पड़ेगी पर्सन को हेल्प की या वो आपसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको वो टाइम पे उसको वही टाइम पे या उसको टाइम दे के उसको जो भी क्वेरी है वो सॉल्व करनी है. एंड ये आता है रिस्पॉन्सिवनेस में. ठीक है, अब थर्ड वन इज एश्योरेंस. ये है एबिलिटी कस्टमर के माइंड में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आपका जो नॉलेज है वो यूज़ करके एंड जैसा आप बिहेव करते हो कस्टमर के साथ. ठीक है, फिर द फोर्थ वन इज एम्पैथी. एम्पैथी रिफर्स टू द अटेंशन, पर्सनल अटेंशन जो आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हो. टेंजेबल मतलब एनीथिंग दैट कैन बी सीन और टच. यानी आप जो चीज़ को देख सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो, वो आते हैं टेंजेबल. ठीक है, अब देखिए जो भी अच्छे इंश्योरेंस एडवाइज़र होते हैं या अच्छे एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक अच्छा सा कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ साथ. इससे क्या होता है, एक तो उनका बिजनेस तो आता ही रहता है, नए जो पुराने उनकी कस्टमर्स हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा होता है, और फिर जो पुराने कस्टमर्स हैं वो और नए कस्टमर्स के लिए रेफरेंस देते हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आगे काम आएगी. अभी ये देखिए इस पर एक MCQ आता है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. व्हाट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू? सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स that can be derived from building a sound relationship with a customer over a long period of time. यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, जो भी आपको टोटल जो भी आप मनी वाइज गिन सकते हो या मनी वाइज देख सकते हो, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके कस्टमर के साथ एक टाइम में. ठीक है, अभी देखिए एक और चीज़ है जो एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को या फिर एजेंट को ध्यान रखना चाहिए. एक तो क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड करनी है कस्टमर्स के साथ, जिससे क्या होगा, आपका नाम अच्छा होगा कि लोग आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे पॉलिसी निकालने के लिए कि आपका सर्विसिंग काफ़ी अच्छा है, या उनको जब भी वो बोलेंगे कि जब भी कोई भी इशू आता है आप उसको सॉल्व कर देते हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे. ठीक है, और इससे जो होगा आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा. तो इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. दैट इज सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट कैन बी अचीव बाय बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये पार्ट भी हम छोड़ देते हैं. ये पार्ट आपको बाद में काम आएगा, अगर क्वेश्चन आंसर्स में आएगा कुछ तो हम वो टाइम पे कवर करेंगे. ठीक है, हाँ देखो अभी एक और चीज़ है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, ऐसा कुछ नेसेसिटी या ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसको एक पर्सन को बताना है कि आप
आपको जो है आपका पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो ड्यू हो गया, यानी उनका जो पॉलिसी प्रीमियम है उनको भरना है। तो ये बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की नहीं है, बट इंश्योरेंस कंपनीज जो है एक नोटिस है जिसको बोलते हैं रिन्यूअल नोटिस। रिन्यूअल नोटिस यानी वो नोटिस जो इंश्योरेंस कंपनी एक 1 मंथ इन एडवांस देती है। ठीक है, मतलब जब आप पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है तो उससे 1 मंथ एडवांस में यानी 1 महीना पहले जो है एक नोटिस इंश्योरेंस कंपनी देगी, दैट इज कॉल्ड एज रिन्यूअल नोटिस। ठीक है, अभी एजेंट जो है उनको टच में रहना चाहिए कस्टमर के बिफोर द रिन्यूअल ड्यू डेट, ताकि वो जो आप कस्टमर है उसको बता सको कि भाई आपको पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो भरना है, ताकि आपका पॉलिसी इन्फोर्स रहे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि पॉलिसी में 2 तरीके के प्रीमियम होते हैं। वन इज फर्स्ट प्रीमियम, ठीक है, और बाकी के जो प्रीमियम है उसको बोलते हैं रिन्यूअल प्रीमियम। रिन्यूअल प्रीमियम क्या है? रिन्यूअल प्रीमियम वो प्रीमियम है जो एक पर्सन को पॉलिसी चालू रखने के लिए भरनी होती है। ठीक है, एंड इसी में 2 चीज़ है, एक है कमीशन और एक है रिन्यूअल कमीशन। ठीक है, जो फर्स्ट प्रीमियम पे आएगा वो आपका कमीशन है, और जो बाकी प्रीमियम पे आएगा यानी रिन्यूअल प्रीमियम पे आएगा वो भी आपका कमीशन ही है, बट उसको हम बोलते हैं रिन्यूअल कमीशन। ठीक है, और रिन्यूअल कमीशन का क्या है, जब तक वो पर्सन जो है यानी जब तक वो पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे कर रहे हैं तब तक आपको रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा। अभी मान लीजिए जैसे आपने एक पर्सन को 20 साल के लिए दे दिया, एक पॉलिसी दी जिसमें 20 साल के लिए प्रीमियम भरना है, तो उस केस में क्या होगा, पहले साल में आपको कमीशन आएगा। ठीक है, फिर बाद में जो 19 साल है वो टाइम पे भी आपको कमीशन आएगा, बिकॉज वो पर्सन तो 20 साल तक भरने वाला है प्रीमियम, है ना। 19 ईयर्स का जो होगा वो रिन्यूअल कमीशन होगा। हाँ, अभी देखो क्लेम स्टेज में ये पार्ट जस्ट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी एक आप देख लेना। अगर कुछ भी डाउट आपको आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे पर्सनली बता दीजिए मैसेज करके। ठीक है, तो मैं आपका क्लियर कर दूँगा, या फिर अगर क्वेश्चन आंसर के सेशन में ही आता है तो वो टाइम पे देखा जाएगा आपका। ठीक है, वो टाइम पे आपका कवर कर दिया जाएगा। इसमें क्या लिखा है, जब भी एक पर्सन का क्लेम आ रहा है यानी जब भी पॉलिसी होल्डर का क्लेम आ रहा है तो वो टाइम पे जो एजेंट है या फिर इंश्योरेंस एडवाइज़र, उनको क्या करना है, एक तो इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना और कस्टमर को देखना है कि कस्टमर या फिर जो पॉलिसी होल्डर है वो पूरी फॉर्मेलिटीज फॉलो करे, और उसके लिए आपको उनको मदद करनी है कि अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ती है या कुछ इन्वेस्टिगेशन है, ताकि एज सुन एज पॉसिबल हो सके उसका क्लेम जो है क्लियर हो सके। ऐसे करने में क्या होगा, आपका जो रिलेशनशिप है, कस्टमर रिलेशनशिप, वो और अच्छा हो जाएगा, आगे जाके वो पर्सन आपसे और पॉलिसी निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये इसमें एक एमसीक्यू आता है, फुल फॉर्म ऑफ आईजीएमएस, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अभी ये आईआरडीए ने लॉन्च किया है आईजीएमएस, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। आईआरडीए का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी आईजीएमएस क्यों फॉर्म हुआ है, it acts as central repository of insurance grievance data and acts as a tool for monitoring grievance redress in the industry। यानी IGMS जो IRDA ने लॉन्च की है, वो जो भी पॉलिसी होल्डर हैं जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है, अगर उनको कोई भी कंप्लेंट है तो वो जो है IGMS में जा सकते हैं अपने कंप्लेंट बताने के। ठीक है,
अब एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों फॉर्म हुआ था? प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज अ पर्सन जो बाय कर रहा है गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, यानी गुड्स बाय कर रहा है पैसा देके। कंसिडरेशन मतलब एनी मॉनेटरी या मनी के टर्म्स में आप जो भी पे कर रहे हो एक पर्सन को कोई सर्विस अवेल करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, वो है कंसिडरेशन। ठीक है। अभी कंज्यूमर कौन कहलाएगा? अगर एक पर्सन ने बाय किया है गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, यानी पैसा भर के उन्होंने लिया है और वो सामान यूज भी कर रहा है खरीदने के बाद। ठीक है। अगर कोई पर्सन ने एक गुड खरीदा है फॉर कंसिडरेशन या फिर एक गुड खरीदा है पैसे देकर बट रीसेल पर्पस के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए, रीसेल पर्पस या फिर कमर्शियल पर्पस, यानी सामान लेके उन्होंने अपने दुकान में डाल दिया या फिर बेच दिया, तो उस केस में जो ये पर्सन है जो बेच रहे हैं सामान को खरीद के वापस, वो कंज्यूमर नहीं कहलाया जाएगा। एंड कंज्यूमर में वो पर्सन भी आते हैं जो बेनिफिशियरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज। बेनिफिशियरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज यानी कौन? अभी जैसे मान लो आपने कुछ सामान खरीदा है, तो आपके जो घर में होंगे भाई बहन मम्मी पापा, तो वो लोग भी तो वो सामान यूज करते होंगे ना, तो वो लोग बेनिफिशियरी हो जाते हैं सच सर्विसेज के, वो लोग आते हैं इसमें। अभी डिफेक्ट कैसे हो सकता है? डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन या शॉर्टकमिंग इन क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखो कंप्लेंट कैसा हो सकता है? कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट यानी एलिगेशन जो भी राइटिंग में की गई है। और कंप्लेंट में क्या किस चीज़ के अगेंस्ट हो सकता है? या तो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई है, यानी एक जगह पे अगर दो सेलर्स है तो एक पर्सन को ने बोल दूसरे पर्सन को अपनी दुकान लगाने से मना कर रहा है या रोक रहा है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सेम जगह में दुकान लगाने के लिए। या फिर गुड्स बॉट बाय ए पर्सन सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट्स, यानी गुड्स में कुछ ना कुछ कमी है। एंड सर्विसेज हायर्ड और अवेल्ड बाय ए पर्सन सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी इन एनी रिस्पेक्ट, यानी अगर आप जैसे मान लो आप होटल में बुक किया आपने रूम और घूमने गए हो फैमिली के साथ, एंड अभी होटल में रूम में क्या सर्विसेज आती हैं? जैसे साबुन आ गया बाथरूम में जो नहाने का है, एंड रूम सर्विस में अगर कुछ ये भी है कि कमरा साफ होना चाहिए। मान लो आपने रूम बुक किया है ना, जैसे ही दरवाज़ा खोल के घुस तो एक तो रूम में साफ सफाई नहीं हुई है, गंदा पड़ा है, सब सामान अरेंज नहीं है, तो वो आप बोल सकते हो कि देयर इज डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। या फिर आप मान लो आप गए हो बाथरूम और आपने जस्ट देखा तो वहाँ पे साबुन दिया नहीं है ना, तो दैट आल्सो कम्स इन रूम सर्विसेज, तो वो डेफिशिएंसी में आएगा, वो वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। या प्राइस चार्ज इज इन एक्सेस ऑफ दैट फिक्स्ड बाय लॉ और डिस्प्लेड ऑन पैकेज, यानी एमआरपी से ज़्यादा चार्ज कर दिए गए। ठीक है। अभी कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या? देखो अभी कंज्यूमर डिस्प्यूट मीन्स अ डिस्प्यूट वेयर the person against whom a complaint has been made denies and disputes the allegations contained in the complaint। अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट एक डिस्प्यूट अगर आप हिंदी में देखोगे तो उसको झगड़ा बोल सकते हो। ठीक है। कंज्यूमर डिस्प्यूट मतलब क्या है? झगड़ा जहाँ पे एक पर्सन जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट किया गया है वो मान नहीं रहा है और झगड़ा करना है किसके अगेंस्ट? जो भी आपने कंप्लेन किया उस पर्सन के अगेंस्ट, तो वो केस में है कंज्यूमर डिस्प्यूट। कंज्यूमर डिस्प्यूट जनरली होता है सेलर के बीच में और बायर के बीच में। अभी इसके लिए जो भी डिसीजंस लेने के लिए ये जो जहाँ पे भी आपको जो भी कंज्यूमर जाते हैं कंप्लेंट्स देते हैं और उनको जो भी ये अवार्ड बताया जाएगा या फिर जो भी डिसीजन होगा उसके लिए ये एजेंसीज है, दैट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल एजेंसीज। अभी आपको मैं जितना बताऊंगा उतना ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर
20 लाख तक का, टिल 20 लाख या फिर 20 लाख तक अगर वैल्यू है तो आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे कंज्यूमर कंप्लेंट के लिए। अगर आपका 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में आपको का कंप्लेंट करना है तो आप जाओगे स्टेट कमीशन में, या फिर अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में गए हो एंड वहाँ पे आपका डिसीजन कुछ लिया है और आपको लगा कि गलत लिया है या ये नहीं लेना चाहिए था, तो आप स्टेट कमीशन में भी जा सकते हो। स्टेट कमीशन की वैल्यू कितना है? 20 लाख, 20 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम की वैल्यू 20 लाख तक, स्टेट कमीशन की वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा यानी 20 lakhs and 1 rupees से लेके 1 करोड़ तक। नेशनल कमीशन में अगर आपको कंप्लेन करना है 1 करोड़ के ऊपर यानी 1 करोड़ 1 rupees एंड उसके ऊपर जितना भी है तो आप नेशनल कमीशन में जाओगे, ठीक है। अभी प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंप्लेन क्या है? इसके लिए आपको एडवोकेट या फिर लॉयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसका आप पर्सनली फाइल कर सकते हो या फिर आप पोस्ट से भी भेज सकते हो। अभी कंज्यूमर फोरम ऑर्डर्स यानी ऑर्डर क्या क्या आ सकता है, या तो कंज्यूमर जो फोरम है वो क्या क्या ऑर्डर दे सकता है जो भी कंप्लेंट है उसमें, या तो जो भी परचेज प्राइस है उसको वापस कर दो, अगर इंश्योरेंस का केस है तो प्रीमियम वापस कर दो, और जो भी अवार्ड देंगे, ये जो फोरम्स है ये अवार्ड देते हैं एंड अवार्ड को हम बोलते हैं एज अ कंपेंसेशन जो कंज्यूमर को मिलता है जो भी लॉस उनको सफ़र हुआ है, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर डेफिशिएंसी है सर्विसेज में या डिफेक्ट्स हैं तो उसको रिमूव कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और वापस उसको रिपीट मत करो, या प्रोवाइड करो एडिक्वेट कॉस्ट टू पार्टीज यानी अगर किसी भी पार्टी का कुछ नुकसान हुआ है तो उसको वो पैसा वापस कर दो, ठीक है। अभी देखो इंश्योरेंस के केस में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर 1938 एंड IRDAI जो कि 1999 में एक्ट पास किया, ठीक है। उसके अंदर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स बनाई गई थी 2017 में। अभी यहाँ पे भी कंप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। अब जो डिसीजन ओम्बड्समैन ले रही है, जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट यानी कौन? जो कंज्यूमर है या फिर पॉलिसी होल्डर, इस केस में हम पॉलिसी होल्डर बोलेंगे, या फिर जो पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है, बिकॉज ये इंश्योरेंस के केस में आता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, ठीक है। तो जो पर्सन है जिन्होंने पॉलिसी ली है वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं डिसीजन जो ओम्बड्समैन देगा, ठीक है। अभी कंप्लेन जो ओम्बड्समैन में दे रहे कैसे देना है? राइटिंग में होना चाहिए, साइन करके देना है इंश्योर्ड को यानी जिसने पॉलिसी ली है, या फिर अगर वो पर्सन की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली तो उनके जो लीगल एयर्स यानी उनके जो बेटा या बेटी हो गए उनको साइन करना है, या फिर नॉमिनी भी होते हैं, जैसे एक फादर अपनी बेटी को या फिर अपने सन को बना सकते हैं नॉमिनी, या अपनी वाइफ को बना सकते हैं, और असाइनी, ठीक है। असाइनी के केस में क्या आते हैं? असाइनी आता है असाइनमेंट के केस में। असाइनमेंट यानी जहाँ पे एक पर्सन अपनी राइट्स को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है और ओनरशिप, यानी अभी मान लो कि असाइनमेंट में फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या पार्टीज हैं, कैसे होता है, ठीक है। असाइनमेंट में होते हैं 2 पार्टीज, असाइनर एंड असाइनी। असाइनर वो पर्सन जो अपना राइट ट्रांसफर कर रहा है एंड असाइनी वो पर्सन जिसको राइट मिल रहा है, ठीक है। ये है असाइनमेंट का प्रोसेस। असाइनमेंट में कौन क्या पार्टीज है? अभी ये है, सबसे पहले राइटिंग में होना चाहिए ओम्बड्समैन को जो भी कंप्लेन कर रहा है, और साइंड होना चाहिए बाय ये सब नॉमिनी, असाइनी, लीगल एयर्स, इंश्योर्ड के या फिर इंश्योर्ड अगर इंश्योर्ड अलाइव है तो। एड्रेस्ड टू एन ओम्बड्समैन विद इन हुज जुरिस्डिक्शन द इंश्योरर हैज ए ब्रांच या फिर ऑफिस, यानी अगर मान लीजिए कि इंश्योरेंस जो है फोर्ट का
इंश्योरेंस जो ब्रांच से इंश्योरेंस लिया गया है वो फोर्ट में है, तो फिर फोर्ट एरिया के जो भी फोर्ट एरिया का जो भी ओम्बड्समैन है उन्हीं के पास आप जा सकते हो। ओम्बड्समैन का कंप्लेन करने के लिए आप वही ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो जो कि फोर्ट का देखते हैं। और साथ में आपको क्या देना है, द फैक्ट्स गिविंग राइज टू कंप्लेन सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स, यानी जो आपका जो भी क्लेम है, जो भी बिल ले रहा है या फिर जिसमें भी आपका कंप्लेंट आपको रेस करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको सपोर्ट कर रही है, जो भी आपका प्रिंटेड में होगा या राइटिंग में होगा वो आपको सपोर्ट करनी है। और फिर कितना एक्सटेंट तक लॉस हो गया है वो भी उसको भी सपोर्ट करने वाली डॉक्यूमेंट्स देनी है, और कितना तक आप क्लेम चाहते हो ये लिखना है। ये है कंप्लेंट टू ओम्बड्समैन में। एक तो सबसे पहले साइन होना चाहिए किससे, या तो इंश्योर्ड से या उसके लीगल हेयर से या उसके नॉमिनी से या फिर उसके असाइनी से, एड्रेस टू ओम्बड्समैन within whose jurisdiction the insurer has a branch या फिर ऑफिस, और ये सपोर्टेड होने चाहिए बाय फैक्ट्स जो सपोर्टेड है बाय डॉक्यूमेंट्स, और कितना लॉस हुआ है वो भी बताना है। कितना लॉस हुआ है डॉक्यूमेंट्स, कितना लॉस हुआ है वो भी बताना है, वो डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए। अभी मान लो जैसे जनरल इंश्योरेंस का अगर है तो जनरल इंश्योरेंस में अगर किसी गैराज में जाया जाए कार के केस में कुछ डैमेज हुआ है तो उसमें प्रूफ रहेगा ना, गैराज का बिल होगा, तो आप बोल सकते हो कि मुझे इतने का लॉस हुआ, मुझे इतने का क्लेम चाहिए, जबकि मुझे कम क्लेम दिया गया जितना मिलना चाहिए इससे, और आपको ये बताने कि कितना रिलीफ आप चाहते हो। ये है कंप्लेंट टू ओम्बड्समैन करने का प्रोसीजर, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, अभी कंप्लेन आप कब कर सकते हो ओम्बड्समैन को, कंप्लेन ओम्बड्समैन को करने से पहले पहले आपको एक बार इंश्योरेंस कंपनी को पहले कंप्लेन किया होना चाहिए, एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज़ रिजेक्टेड द क्लेम कंप्लेंट, यानी एक बार इंश्योरेंस कंपनी को आपने कंप्लेन किया कि आपने मुझे कम अमाउंट दिया जबकि आपने बोला था कि आप मुझे ज़्यादा अमाउंट दोगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को पहले क्लेम किया होना चाहिए राइटिंग में, और वो इंश्योरेंस कंपनी को या तो मना कर देना चाहिए या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने अगर 1 महीने के अंदर अंदर कोई भी आंसर नहीं दिया है, जो भी पॉलिसी होल्डर है या फिर जिन्होंने पॉलिसी ली है, ठीक है, और या फिर कंप्लेन का आंसर तो दिया है बट उससे जो पॉलिसी होल्डर है या कस्टमर है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ओम्बड्समैन के पास कब कब जा सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी ने को आपने पहले क्लेम किया होना चाहिए, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी को आपको कंप्लेन किया होना चाहिए, उनकी अगेंस्ट कंप्लेन रेज होनी चाहिए, और उन्होंने या तो वो रिजेक्ट किया है या फिर आंसर दिया है। मतलब उन्होंने बोला है कि आपका जैसे मान लो आपको 5 लाख रुपए का आपका नुकसान है, उन्होंने खाली 3 लाख दिए इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी में जाके बोलना है कि राइटिंग में देना है कि मेरे को 5 लाख का लॉस हुआ है, और आपने 3 लाख तक ही दिया है। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या किया है 4 लाख तक का बोल दिया कि 4 लाख तक आपको मिलेगा और आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप जा सकते हो ओम्बड्समैन के पास, या फिर आपने कंप्लेंट की इंश्योरेंस कंपनी को बट 1 महीने के अंदर अंदर जब आपने कंप्लेंट की है तो वो जो है आपको आंसर नहीं मिला 1 महीने के अंदर अंदर, तब आप जा सकते हो ओम्बड्समैन के पास। ठीक है, नहीं तो आप ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकते हो। और ओम्बड्समैन के पास और एक और 2 और चीज़ है कि जो भी डेट में रिजेक्ट हुआ है आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के साथ, वो डेट से लेके 1 साल के अंदर अंदर ही आप कंप्लेन कर सकते हो ओम्बड्समैन के पास। और फिर उसके बाद अब वो जो आप केस कर रहे हो ओम्बड्समैन में, वो कोई भी कोर्ट में या कोई भी कंज्यूमर फोरम में पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, या आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन यानी ऐसा एक एडजस्टमेंट जो जैसे 2 लोग डिसाइड करते हैं कि एक थर्ड पार्टी सिलेक्ट करेंगे कि ये पर्सन जो भी डिसीजन देगा ये हम दोनों फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वो आता है आर्बिट्रेशन। ऐसे में उनका डिसीजन कहीं भी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, तभी ओम्बड्समैन जो है ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। अभी ओम्बड्समैन
रिकमेंडेशंस पे ओम्बड्समैन मतलब ओम्बड्समैन क्या क्या बोल सकता है, ये क्या क्या उनको बता सकता है, ठीक है। अभी ओम्बड्समैन को क्या करना है, रिकमेंडेशन कर सकता है, रिकमेंडेशन करना है 1 मंथ के अंदर अंदर ऑफ द रिसीट ऑफ सच कंप्लेंट, यानी 1 महीने के अंदर अंदर जब ओम्बड्समैन को कंप्लेंट मिला है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको बताना है कि आप क्या करो, ठीक है। अभी कॉपीज जो है कंप्लेंट की इंश्योरेंस कंपनी को एंड जो कंप्लेंट कर रहे हैं उन दोनों को भेजना है। फिर रिकमेंडेशंस को राइटिंग में एक्सेप्ट करना है, जो कंप्लेन कर रहा है उसको 15 दिन के अंदर अंदर जब उनको राइटिंग, जब उनको ये रिसीट मिल रही है रिकमेंडेशन की, रिसीट मिल रही रिकमेंडेशन की मतलब राइटिंग में मिल रहा है, ओम्बड्समैन ने कुछ बताया कि आप ऐसा ऐसा स्टेप कर सकते हो और इंश्योरेंस कंपनी भी मान रही है, तो वो राइटिंग में जब कंप्लेंट जो कर रहे हैं उनको मिल रहा है तो 15 दिन के अंदर अंदर उनको एक्सेप्ट करना है। और जो कॉपी है एक्सेप्टेंस लेटर की इंश्योर्ड को सेंड करनी, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करनी है राइटिंग में, इंश्योरेंस का कंपनी को सेंड करना है। और साथ ही साथ क्या है कि रिटर्न कंफर्मेशन सॉर्ट विद इन 15 डेज ऑफ हिज रिसीविंग सच एक्सेप्टेंस लेटर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी सॉरी ओम्बड्समैन ने 15 दिन के अंदर अंदर जो है कंप्लेनेंट को बोल दिया कि आप एक रिकमेंडेशन दिया है, जैसे आप 350 तो वो नहीं दे, और वो खाली 3 लाख दे रहे हैं एंड आपका 5 लाख का लॉस हुआ है, तो आप दोनों जो हो 4 लाख या 4,50,000 में मान जाओ, ऐसा करके बीच के उसमें उसने रिकमेंडेशन किया, जस्ट एग्जांपल है। तो पहले तो कंप्लेंट ओम्बड्समैन क्या करेगी, राइटिंग में भेज देगी जो जिन्होंने कंप्लेन किया उसको 15 दिन के अंदर अंदर ये रिकमेंडेशन जब उनको कंप्लेंट मिला है। और ये रिकमेंडेशन अगर कंप्लेनेंट यानी जिन्होंने कंप्लेन किया उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास भी ये राइटिंग में भेजना है, और इंश्योरेंस कंपनी को जो है राइटिंग में एक्सेप्ट करना है 15 दिन के अंदर अंदर जब उनको ये एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, ठीक है। अगर ये डिस्प्यूट जो है इंटरमीडिएशन से, यानी जो रिकमेंडेशन में ओम्बड्समैन में क्या है, जहाँ पे ओम्बड्समैन दोनों के बीच में जैसे बोलते हैं ना कि आपस का मामला, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एग्जैक्टली सॉल्व तो नहीं कर रहा है बट बीच का कोई रास्ता निकालते हैं, ठीक है। तो ये है रिकमेंडेशन में ओम्बड्समैन। तो अगर ये मामला जो है बीच के रास्ते से सॉल्व नहीं हो रहा है तो ओम्बड्समैन क्या करेगी, ओम्बड्समैन विल पास अवार्ड, अवार्ड मतलब क्या, कंपनसेशन जो दे रही है बेस्ड ऑन एविडेंस ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, जो भी एविडेंस प्रोवाइड की गई है, और ये जो एविडेंस है, ये जो डिसीजन है ये राइटिंग में होना चाहिए और रीजंस मेंशन किए होने चाहिए कि ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। अवार्ड्स में ओम्बड्समैन क्या क्या अवार्ड देगा, ओम्बड्समैन जो भी अवार्ड देगा वो 30 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी लॉस हुआ हो। और अवार्ड जो है शुड बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, अवार्ड को 3 महीने के अंदर अंदर दिया जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कंप्लेनेंट, मतलब जब ओम्बड्समैन को कंप्लेंट मिला है, रिसीट ऑफ कंप्लेंट मतलब कंप्लेंट मिला राइटिंग में ओम्बड्समैन को, उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो ओम्बड्समैन है उसको या तो कंपनसेशन देना है या अवार्ड देना है 3 महीने के अंदर अंदर, जो कि 30 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है कोई भी केस में, जो कंप्लेन करना उसको। और एक जो इसकी कॉपी है कि ये अवार्ड जो दे रहा है इसको कंप्लेन को, ये इंश्योरेंस कंपनी को भी सेंड करनी है, ठीक है। एक तो अवार्ड देना उसको, और जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो भी जिन्होंने कंप्लेन किया है ये अवार्ड की कॉपी दोनों को सेंड करनी है। और इसके बाद क्या, इंश्योरर शैल कंप्लाई विथ
द अवार्ड विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ द अवार्ड, यानी जब ये कॉपी जो मिल रही है राइटिंग में ओम्बड्समैन का, तो उसके 30 दिन के अंदर जो है इंश्योरेंस कंपनी को ये अवार्ड उसको दे देना है जिसने कंप्लेन किया उसको। कंप्लेनेंट shall be entitled to such interest at a rate per annum as specified in regulations under IRDA Act 1999। यानी IRDA एक्ट में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन की है कि इतना परसेंट पे मिलेगा अगर इंश्योरेंस कंपनी ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो कंप्लेन जिसने किया उसको मिलेगा इंटरेस्ट। अब ध्यान रखना, जो भी ओम्बड्समैन डिसीजन दे रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी को कुछ भी हो, इंश्योरेंस कंपनी को तो फॉलो करना ही है, बट जो पॉलिसी होल्डर है जिसने कंप्लेन किया है वो फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, ये है, ये ध्यान रखना आपको, ये इम्पोर्टेंट चीज़ था, उसमें से आता है काफ़ी बार। ओके, अभी ये है एलिमेंट्स ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट जनरेट कैसे किया जा सकता है? बाय बीइंग प्रेजेंट एट टाइम, यानी जब भी बीइंग प्रेजेंट और कम्युनिकेशन। देखो कभी भी जब बात हो रही रहती है ना, या जब आपका बात स्टार्ट होता है, तो एक तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना, आपको अपना प्रेजेंट होना, यानी जब भी पॉलिसी होल्डर, जैसे मान लो आपने एक बार पॉलिसी सेल कर दी किसी को, तो जब भी उसको कोई भी नीड है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप अवेलेबल होने चाहिए, या आप वो टाइम पे नहीं तो बाद में उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको आंसर करें और उसकी जो भी नीड है उसको सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देखें। तो अगर आप ये इस चीज़ को टाइम पे फॉलो करते हो तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा कस्टमर का। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर एक कस्टमर खुश होगा, वो हो सकता है आपको 5 नए क्लाइंट्स दे दे या 10 नए क्लाइंट दे दे, बट अगर जो कस्टमर है वो खुश नहीं है आपसे, तो वो 20 लोगों को जाके बोलेगा कि इसका सर्विस अच्छा नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखें। अभी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, नॉन वर्बल, या फिर यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। ओरल एंड रिटर्न में तो कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स कभी आता है, यानी आप किसी को कुछ बोल रहे हो बट आप जिस सेंस में बोल रहे हो वो समझ नहीं पा रहा, दैट इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी आप उसके अच्छे के लिए बोल रहे हो बट वो समझ नहीं पा रहा, उसका आपके ऊपर भरोसा नहीं आ रहा। तो ऐसे चीज़ें जो कि जिसकी भी वजह से कुछ आपको इफ़ेक्ट हो रहा है कि कस्टमर जो है या क्लाइंट जो है अच्छे से समझ नहीं पा रहा जो आप समझाना चाह रहे हो, दोज आर बैरियर्स। फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये हम लोग बाद में करेंगे, बिकॉज ये एग्ज़ाम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट लेट्स गो विद एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ये हम बाद में देखेंगे आपका। ठीक है, now our second chapter is complete।